बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, जहां तारीख़ सिर्फ बयान नहीं की जाती बल्कि ज़िंदा हो जाती है। ये वो मुकाम है जहां वक्त के धंधलकों में छुपी हुई कहानियाँ, वो किरदार जिन्होंने सल्तनतों को बदल डाला और वो वाक़यात जिन्होंने तहज़ीबों की सिमत मोड़ दी, सब आपके सामने आते हैं इल्म व बसीरत की रोशनी में। पिछली किस्त में हमने देखा कि किस तरह टीपू सुल्तान एक जवान साल, ज़हीन, बहादुर और गैर मामूली विजन रखने वाला हुक्मरान बनकर उभरता है। उसकी शख्सियत में क़यादत, इल्म, जंगी महारत और रूहानी वाबस्तगी का एक हसीन इम्तिजाज नज़र आता है। आज की किस्त में हम इस दास्तान का वो हिस्सा खोलने जा रहे हैं जहां टीपू सुल्तान और बरतानवी साम्राज्य आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ ग़ुलामी और साम्राज्यत का अंधेरा, दूसरी तरफ आज़ादी, गैरत और अज़्म का उजाला। ये है टीपू सुल्तान की मुज़ाहमत का अहद जब मैसूर की सरज़मीन आज़ादी का किला बनी। 18वीं सदी का बरसग़ीर एक बहुत बड़े तग़य्युर से गुज़र रहा था। मुग़ल सल्तनत का ज़वाल तेज़ी से हो रहा था। नवाबी रियासतें कमज़ोर पड़ चुकी थीं और ईस्ट इंडिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता एक तिजारती इदारे से निकलकर सियासी ताकत बन रही थी। दिल्ली के तख्त पर इख्तियार कमज़ोर था और मुख्तलिफ खित्ते अलग अलग ताकतों के ज़ेर असर बंटने लगे थे। इसी वक्त जनूबी हिंद में एक शख्सियत उभरती है। हैदर अली, एक सिपाही से उठकर एक मजबूत रियासत का बानी बनने वाला शख्स। उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का आगाज़ किया, मगर उसकी निगाहों में एक ऐसा मुस्तक़बिल था जो इसके बेटे टिप्पू सुल्तान ने हकीकत में बदला। जब टिप्पू ने इख्तिदार संभाला तो उसकी सल्तनत एक ऐसे वक्त में थी जब बरसग़ीर में अंग्रेज़ कदम जमा चुके थे। लेकिन टिप्पू ने सिर्फ अपनी रियासत को बचाने का नहीं सोचा, उसने पूरे खित्ते में आज़ादी की एक तहरीक शुरू की। इस तहरीक की बुनियाद सिर्फ तलवार नहीं थी बल्कि इल्म, इंतज़ाम, टेक्नोलॉजी, सिफारतकारी और ईमानी गैरत पर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल्स और मंसूबा साज बखूबी समझ चुके थे कि टीपू सुल्तान महज एक इलाकाई हुक्मरान नहीं बल्कि वो अंग्रेज़ों की साम्राज्य पॉलिसी का सबसे बड़ा ख़तरा है। उन्होंने टीपू के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया। सियासी महाज पर मरहटों और निज़ाम हैदराबाद को टीपू के ख़िलाफ़ साथ मिलाया गया। फ़ौजी महाज पर बरतानवी अफ़वाज को जदीद हथियारों और बहरिया से लेस किया गया। नफसियाती महाज पर प्रोपगंडा शुरू किया गया कि टीपू एक जालिम और ख़तरनाक हुक्मरान है ताकि दीगर रियासतें उसका साथ ना दें। अंग्रेज़ जानते थे कि टीपू से बराह रास्त टक्कर लेना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने उसे अकेला करने की कोशिश की। लेकिन टीपू ने इसका जवाब एक ऐसी शानदार हिकमत अमली से दिया जो उस वक्त के हिंदुस्तानी हुक्मरानों में बहुत कम देखने को मिलती है। टीपू सुल्तान ने दुश्मन को सिर्फ मैदान जंग में शिकस्त देने पर भरोसा नहीं किया बल्कि उसने दुनिया के नक्शे पर नज़र दौड़ाई। उसने देखा कि यूरोप में फ्रांस और बरतानिया की दुश्मनी उरूज पर है। टीपू ने फ़ौरन फ्रांस से रवाबत उस्तवार किए। फ्रांसीसी माहिरीन को फ़ौजी तरबियत देने के लिए मैसूर बुलाया। फ्रांसीसी बहरिया को साहिली इलाकों में ठिकाने देने पर गौर किया और बाकायदा खतूत के ज़रिए सल्तनत उस्मानिया को मदद के लिए पुकारा। उसके खतूत में एक ऐसा जज्बा झलकता है जैसे वो किसी एक खित्ते का हुक्मरान नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का सिपाह सालार हो। सुल्तान उस्मानी को लिखे गए एक ख़त में उसने कहा, ए खलीफा वक्त, अंग्रेज़ इस खित्ते में दीन व मिल्लत के दुश्मन बनकर उभरे हैं। अगर इन्हें ना रोका गया तो वो हिंदुस्तान की रूह को ग़ुलाम बना डालेंगे। ये उस दौर के लिए एक इंतहाई दौरंदेश सिफारतकारी थी जब बरसग़ीर के अक्सर हुक्मरान अपनी बका के लिए अंग्रेज़ों से मुआहदे कर रहे थे। टीपू उनके मुकाबिल आलमी सतह का इत्तेहाद बना रहा था। टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा कारनामा सिर्फ जंग नहीं बल्कि रियासती निज़ाम की बुनियादों को जदीद बनाना था। उसने ज़राअत, सनत और तजारत को मुनज़्ज़म किया, सड़कों और नहरों का जाल बिछाया ताकि तजारत मजबूत हो। रेवेन्यू का एक मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया, करप्शन को कम किया और सबसे बढ़कर उसने रॉकेट टेक्नोलॉजी में इनकलाब बर्पा किया। टीपू की फ़ौज ने ऐसे धाती रॉकेट्स तैयार किए जिनकी रेंज और असर उस वक्त के यूरोपीय रॉकेट से कहीं ज़्यादा थी। यही रॉकेट जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैदान में इस्तेमाल हुए तो उनकी सफ़ों में खौफ की लहर दौड़ गई। बाद में यही टेक्नोलॉजी अंग्रेज़ यूरोप ले गए और कॉन्ग्रीव रॉकेट्स के नाम से नेपोलियन जंगों में इस्तेमाल की।
पहली जंग 1770-1759 में टीपू और उसके वालिद ने अंग्रेज़ों को वो जिल्लत आमेज शिकस्त दी कि कंपनी को सुलह पर मजबूर होना पड़ा। दूसरी जंग 1780-1784 में टीपू सुल्तान ने खुद क़यादत संभाली। उसने बरतानवी अफवाज को कई महाजों पर घेर कर मारा, उनकी सप्लाई लाइनें काट दी और तोप खाना के जरिए भारी नुकसान पहुंचाया। अंग्रेज़ अफसरान ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा, टीपू की अफवाज बिजली की मानंद हमलावर होती हैं, उनका तोप खाना बेमिसाल है और सुल्तान खुद एक बेखौफ सालार है जो हर महाज पर मौजूद रहता है। ये वो वक्त था जब पूरे बरसगीर में टीपू सुल्तान का नाम एक लेजेंड बन चुका था और अंग्रेज़ पहली बार एक हकीकी खतरा महसूस कर रहे थे। टीपू सुल्तान सिर्फ एक बादशाह नहीं, एक फ़िक्र, एक नज़रिया था। वो ग़ुलामी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका मशहूर कौल, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, महज अल्फाज नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी का खुलासा था। वो दिन रात इस बात पर यकीन रखता था कि अंग्रेज़ों के सामने झुकना दरअसल कौम की रूह को बेचने के मुतरादिफ है। इसीलिए उसने अपनी सल्तनत के आखिरी दिन तक आज़ादी, इल्म और इज़्ज़त के उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया। नाज़रीन, टीपू सुल्तान की ज़िंदगी का ये दौर दूर अंदेशी, क़यादत, साइंसी तरक्की और मुज़ाहमत का एक शानदार बाब है। ये वो दौर है जब एक हुक्मरान ने तन्हा पूरे साम्राज्य के सामने डट कर खड़े होने की जुर्रत की और दुनिया को बताया कि आज़ादी सिर्फ तलवार से नहीं, इल्म, इत्तेहाद और यकीन से हासिल की जाती है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने आखिरी चाल खेली, साजिशों का जाल तंग किया और वो फैसला कुन जंग छिड़ गई जिसने बरसगीर की तारीख का धारा मोड़ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि तारीख की अगली किस्त सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये है स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां हम तारीख को जिंदा करते हैं ताकि आने वाली नस्लें अपने हीरोज़ को पहचान सके।